ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लोहे जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से कबीले हैं जिनकी अपनी एक सखाफती पहचान है, लेकिन ये लोग खाना बदोश हैं और बहुत सी महरूमियां इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसा ही एक कबीला है गड़िया लोहार। लोहे का सामान बनाना इनका आबाई पेशा है। इनका बुनियादी रिश्ता राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है। इन इलाकों में गड़िया लोहारों ने 16वीं सदी में महाराणा प्रताप के जमाने से ही लोहार का काम किया है। उस जमाने में गड़िया लोहार तलवारों और ढालों के कुशल कारीगर थे। कहा जाता है कि 16वीं सदी के आखिरी में जब चित्तौड़गढ़ को मुगलों ने जीत लिया और महाराणा प्रताप को अपनी रियाया के साथ शहर छोड़कर जाना पड़ा, उस वक्त लोहारों ने राजा के सामने कसम खाई कि जब तक वो मुगलों को हरा नहीं देते और अपना किला वापस नहीं पा लेते, तब तक वो घर नहीं लौटेंगे और घर बिस्तर जैसी जरूरियात तर्क कर देंगे। इसीलिए लोहार घुमंतू यानी खाना बदोश बन गए और बैलगाड़ी को ही अपना घर बना लिया। तब से इस तबके को गड़िया लोहार के नाम से जाना जाता है। गड़िया यानी बैलगाड़ी और लोहार मतलब लोहे के सामान बनाने वाला। उन्होंने लोहे का सामान बनाना जारी रखा। वक्त के साथ साथ इस कबीले की सखाफती पहचान धीरे धीरे कहीं खोती जा रही है। इसका आबाई या रिवायती पेशा इनकी जरूरियात पूरी करने में नाकाम होता जा रहा है। यहाँ तक कि पेशे से जुड़े रहकर गुजारा भी मुश्किल होता जा रहा है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी इस कबीले के कई लोग आबाद हैं, लेकिन राजधानी में रहते हुए भी मकान, पानी, टॉयलेट जैसी बुनियादी जरूरियात से महरूम है। तालीम हासिल करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम बात करेंगे इसी तबके की एक ऐसी ही लड़की किरण सिंह संकला से, जिसने अपनी आंखों में बेहतर जिंदगी के कुछ ख्वाब सजाए हैं। हालांकि उसके सारे ख्वाब तो पूरे नहीं हुए, लेकिन अपनी लगन व मेहनत से मुआशरे के लिए नजीर साबित हुई है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ कशफीश शमाल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको उन ख़वातीन से मिलवाते हैं जिन्होंने फ़र्श से लेके अर्श तक अपनी कामयाबी की रुदाद अपने हाथों से लिखी और हम सब के लिए इस मुआशरे में एक मिसाल कायम की। इसी कड़ी में हमारी जो आज के मेहमान हैं वो हैं किरण सांघला। किरण सांघला की वाबस्तगी गाड़िया लोहार कौम से है। ये कौम एक खाना बदोश कौम है और ये लोहे बनाने का काम करती है, लेकिन बहुत सारी बुनियादी ज़रूरत से ये महरूम है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको मिलवाते हैं अपनी आज के मेहमान से। किरण, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी जो कौम है बहुत ही खाना बदोश और अपने में रहने वाली कौम है, लेकिन आपकी कौम को बहुत सारी तकलीफ़ों से भी गुजरना पड़ा। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो किन किन चैलेंजेस, किन किन प्रॉब्लम से आपको और आपके पूरे कुंबे को गुजरना पड़ा। मेरा नाम किरण है। मैं गाड़िया लोहार समाज से हूँ और मेरा परिवार यहाँ पे पिछले 23-24 सालों से रह रहा है, जो कि एक खाना बदोश समुदाय के नाम से जाना जाता है। लोहार समाज एक्चुअली बिलोंग करता है राजस्थान चित्तौड़गढ़ से, जो कि महाराणा प्रताप अपने पुरखों, हमारे जो पुरखे हैं, उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि हमारा समाज, हमारे समाज के लोग राजस्थान चित्तौड़ में जो महाराणा प्रताप जी रहते थे वहाँ से बिलोंग करते हैं।
हम उनकी सेना में थे, उनके लिए हथियार बनाते थे। मुग़लों के आक्रमण के बाद जब महाराणा प्रताप जी के पास कोई सेना नहीं बची थी, उनका साथ देने के लिए कोई भी सैनिक आगे नहीं आए थे, तब भील, बंजारे, लोहार समाज ने आकर ही उनका साथ दिया था। और कहा यह भी जाता है कि वहाँ से विस्थापन के बाद हमारी जो दशा दयनीय एकदम हो गई है आज के समय में। तो राजस्थान में जो हमारा नेटिव प्लेस है, हमारा राजस्थान चित्तौड़गढ़, वहाँ से निकलने के बाद कई ऐसे समुदाय थे हमारे समाज के जो देश के अलग अलग जगहों पे रहकर जाने के बाद रहने लगे। जैसे कि राजस्थान में तो वो लोग रहे थे सिर्फ जिनको वहाँ पे जगह दी गई थी। उसके अलावा जिनको जगह नहीं मिली वहाँ पे, वो बुलंदशहर, जयपुर, हाड़ौती, देहरादून है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इन सब जगहों में रहकर जाने लगे। और मुंबई में भी मेरी पिछले महीने अपने सीनियर से बात हुई थी, मुंबई में भी कई जगहों पर हमारे लोग रहते हैं जो कि चित्तौड़गढ़ से ही निकले हुए हैं उस समय से। लेकिन आज हमारा समाज, जो अगर हमारे समाज का नाम लिया जाए तो उसका जो इतिहास है इतना गौरवशाली रहा है महाराणा प्रताप के समय से लेकर अब तक। जो बेसिक नीड्स है ह्यूमन नेचर की, जैसे मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहूँगी, जो हमारा सैनिटरी हाइजीन होता है उसको लेके, मिनरल वाटर होता है उसको लेके, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आप दिनचर्या में, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ें हमें यहाँ पे रह के फेस करनी पड़ती हैं। और हर दिन बस ये होता है कि कमाना खाना है। डेली का ब्रेड एंड बटर हमारा ये एकमात्र भट्ठी और एरन है जिस पे हम काम करते हैं। उस पे ये है कि अगर कोई लोग हमारे पास आए अपनी छेनी लेके उसको रिपेयर करवाने के लिए, या हथौड़ा लेके उसको रिपेयर करवाना है, या कोई भी यूटेंसिल्स ख़रीदना है उन्हें, या खेती बाड़ी में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जितनी भी है, अगर उनको यूज़ करना है, उनका ख़रीदना है, तो वो हमारे पास आकर बनवाते हैं। और रेडीमेड भी हम लेकर आते हैं बेचने के लिए, और ख़ुद अपने हाथ से बनाकर भी हम ये सारी चीज़ें बेचते हैं। जब आप अपने बोर्ड का एग्ज़ाम दे रही थी उस वक्त आपको, आपके परिवार वालों को आर्जी घर से निकाला जा रहा था और आपकी कुछ किताबें खो गई थी, कुछ दब गई थी मिट्टी में, और वो एग्ज़ाम का दौर, कैसे आपने उस एग्ज़ाम को पास किया? मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में हमें कुछ बताएं। ये सन 2012 की बात है, जब मेरे 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे। तो वहाँ पे ये हुआ था कि मैं ट्यूशन क्लासेस लेके घर पे आ रही थी, तो घर पे मैंने देखा कि कई बुलडोज़र जो हमारे घरों की दीवारों को, छप्पर को जो है बिल्कुल तहस नहस कर रहे थे, बिल्कुल उनको तोड़ा जा रहा था। बुलडोज़र कोई घर की दीवार को गिरा रहे हैं, कोई मिट्टी खोद रहे हैं, मतलब लोग सारे, सड़क एकदम जैम हो गई थी उस दिन, क्योंकि यहाँ पे 50-60 परिवार रहते थे। लेकिन डेमोलेशन के बाद 2012 के बाद यहाँ कुल मिला के 22-23 परिवार बच गए। तो उस समय का जो मेंटालिटी होती है, जब आप 10th क्लास में टीनेज गर्ल एज जब आप होते हैं, तो फिर कई चीज़ों का मुझे फेस करना पड़ा था। जैसे मुझे यूनिफॉर्म कहाँ पे मैं जाके पहनूँ, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, उसकी तैयारी मैं कैसे करूँ, क्योंकि बुलडोज़र जब घरों की दीवारों पे, तो वहाँ दीवार पे मेरी किताबें रखी हुई थी। मुझे आज भी याद है, साइंस सब्जेक्ट मेरा फेवरेट हुआ करता था उस समय में, और उसकी किताब जब दीवार पे रखी थी और वो बिल्कुल मिट्टी के नीचे दब गई थी। मैंने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन उसका एक पेज मुझे कहीं मिला, 2-3 पेज इकट्ठे उसके कहीं मिले मुझे। तो फिर मैंने बिल्कुल सोच लिया था अब बहुत हो गया, मैं और फेस नहीं कर सकती। वहीं ज़मीन पे मैं रोते रोते सो गई थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो फिर कहीं याद आया कि आज तो साइंस का ही एग्ज़ाम है और मुझे वो एग्ज़ाम देने जाना है, जबकि रात को मेरी बुक मुझे पता नहीं कहाँ पे है कहाँ नहीं। और मैंने, हालांकि तैयारी तो बच्चे पहले ही कर लेते हैं, लेकिन एक होता है कि रिवाइज़ चलो थोड़ा सा चैप्टर कर लिया जाए। सारी परेशानियों को झेलने के बाद, क्योंकि उस समय में ना तो हमें पीने का पानी मिला था, ना ही कहीं सैनिटेशन का फैसिलिटीज़ हमें मिला था उस समय, और इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए मैं एग्ज़ाम देने गई थी और एग्ज़ाम जैसे तैसे करके मैंने पास आउट किया वहाँ से। तो आफ्टर दैट मेरे जो मार्क्स आए थे वो 70% आए थे, जिससे कि मैं बहुत खुश थी। और उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि जब इतनी परेशानियां झेलने के बाद मैं इतने मार्क्स लेकर आ सकती हूं, तो मैं आगे पढ़ना चाहूँगी। तो उसके बाद मैंने 11th एंड 12th क्लास पास की, एंड देन आई क्लियर माय BA ग्रेजुएशन।
आप लॉ की पढ़ाई करना चाहती थी, आप वकालत करना चाहती थी, लेकिन आपने सिर्फ ग्रेजुएशन ही किया। क्या आपको इस चीज़ का मलाल है? दर्द है अभी तक वो अंदर, क्योंकि मैं लॉ की पढ़ाई नहीं कर सकी। लेकिन दैट टाइम कि ऐसा था, जो मैंने बचपन से चीज़ें फ़ेस की थी, तो मेरा एक मेंटालिटी था कि मुझे आगे जाके मुझे वकालत करनी है, अपने समाज के लिए कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए मैं वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकी। जहाँ पे मैंने स्टार्ट करने का सोचा था, मैं शुरुआत भी उस चीज़ की नहीं कर पाई थी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि आगे मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ले रही हूँ। अपनी कम्युनिटी में ग्रेजुएशन आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो आप कितनी सेटिस्फाइड हैं? मैंने ज़िंदगी से एक सीख ली है कि आप उस मुकाम को मत देखो जहाँ पे आप ये कह सको कि मैं ऐसे नहीं रहना चाहती थी। आप उस मुकाम को देखो कि आपके नीचे कैसे लोग रह रहे हैं, तभी आप ऊपर उठ सकते हो। तो मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी से ये सीख ली है कि जिस हालात में मैं हूँ वो बेहद खुशनुमा ज़िंदगी मुझे देते हैं, क्योंकि मैं रियल चीज़ों को फेस करती हूँ। मेरे सामने कोई ऐसी दीवार नहीं रहती जिसके पीछे कोई अलग दुनिया हो। मैं जिस दुनिया में रहती हूँ वो एक्चुअल दुनिया है। और अभी जितना संतुष्ट मैं अपने जीवन से एक तरह से हूँ भी और नहीं भी हूँ, इस तरह से सेटिस्फाइड हूँ। मेरी माँ है, मेरे भाई बहन हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, और भगवान की कृपा से यहाँ पे हमें कोई मतलब हम भूखे नहीं मरते हैं। खाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में हर समय भोजन मिल जाता है, इतना हम कमा लेते हैं। लेकिन असंतुष्टि सिर्फ एक बात की है कि अभी तक इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी हमें रहने के लिए कोई स्थायी घर नहीं दिया गया है। हम आज भी फुटपाथ पे, सड़कों पे, नाले के नीचे, और आप अगर देखोगे शहादरा में तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि शहादरा में लोग फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं। पटरी की जहाँ पे लेन होती है उसके नीचे वहाँ पे वो लोग लिव कर रहे हैं। वहाँ पे गंदगी इतनी है कि आप वहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते, और ऐसी जगह में हमारे समाज के लोगों को आज रहना पड़ रहा है। लोहे लंगर से बाहर निकल के आई है, अपनी ज़िंदगी बढ़ाएगी है। बहुत अच्छा। सुबह इसके हाथ में लोहा नहीं होता, लोहे का काम नहीं कर रही होती, ये ऑफिस जा रही होती है। लोहा नहीं होना चाहिए, ऑफिस जाती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुशी होती है, हमें गर्व होता है। हमारे तो बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको अच्छी कामयाबी होनी चाहिए उनके साथ। आप चाहते हैं कि किरण और आगे बढ़ें और आपका नाम रोशन? बिल्कुल चाहते हैं जी, और पढ़े और नाम रोशन करे हमारा परिवार का। काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि हमारी छोटी बहन हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो काफ़ी खुशी होती है हमें इनसे। सुबह जब किरण ऑफिस जाती है, उनके हाथ में लोहा लक्कड़ नहीं होता है, वो ऑफिस के लिए निकल रही होती, तो उस वक्त देख करके कैसा लगता है आपको? हमें तो ऐसा लगता है जो काम हमने छोड़ चुके हैं, हम वो काम जो हम काम छोड़ चुके हैं, इसको छोटी बहन छोड़ के आगे चल रही है, एक कलम लेके चल रही है, वो तो काफ़ी अच्छा लगता है। ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। हालांकि आप लॉ की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन वो तो आप खैर कर नहीं पाई, मगर आपकी जो अपनी ज़बान है, गाड़िया लोहार ज़बान, उसके लिए बहुत कुछ कर रही हैं। उसके बारे में बताएं कि इस ज़बान को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या आपका कंट्रीब्यूशन है? ख़ासकर अगर आपके समाज की बात की जाए तो अपने समाज में आप उस ज़बान को बचाने के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं? 2019 में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो है यूजीसी के प्रोजेक्ट के अंडर आपको उन भाषाओं पे काम करना है जो कि लुप्त होती जा रही हैं, लुप्त प्राय भाषा जो हमारी है, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर हैं, मिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर प्रसन्नांशु जैन जी, उनके अंडर में काम कर रही हूँ। और वे उन भाषाओं पे काम कर रहे हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं, जो उस स्थिति में है कि कोई उनको बोलना भी नहीं चाहता। डायलेक्ट लैंग्वेजेस जितनी होती हैं, और जैसे मान लीजिए कई लैंग्वेजेस ऐसी है, जैसे हमारी गाड़िया लोहार समाज की एक भाषा है हमारी अपनी ओरिजिनल, सांसी समुदाय की भाषा है, गडरिया की एक भाषा है, उत्तराखंड वालों की एक भाषा है, सपेरा एक लैंग्वेज है। तो इन सब को बचाने के लिए वहाँ पे काम किया जा रहा है। तो पिछले 1 साल से मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एज अ लैंग्वेज कंसल्टेंट काम कर रही हूँ, जिस पे मैं शुरू से लेके अभी तक अपनी भाषा को बचाने के लिए काम कर रही हूँ।
जैसे लोग इंग्लिश की तरफ ज़्यादा अग्रसर हैं, आजकल इंग्लिश ज़्यादा बोली जा रही है, हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन हमारा समाज जो पिछले 400-500 सालों से पिछड़ता आ रहा है, उसको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, उसको अपनी स्थिति, अपना गौरवमयी ऐतिहासिक जीवन याद दिलाने के लिए मैं अपनी भाषा को बचाने का काम कर रही हूँ। आप एक बहुत ही कंजर्वेटिव समाज से आती हैं और इस समाज में रहते हुए भी आपने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की, आप बहुत आगे गई। तो आपके घर वालों की तरफ से, आपके रिश्तेदार, आपके कौम के और लोग, क्या उन्होंने कभी आपको पीछे खींचने की कोशिश की कि नहीं लड़की हो, एक तो ये समाज, फिर ऊपर से आप एक लड़की, तो दोनों ही एक तरह का चैलेंज था। तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि नहीं बस बहुत कर लिया पढ़ाई, अब घर बैठो, अब चूल्हा चौका करो, तो आपको परेशानियाँ हुई थी अपने घर वालों को मनाने में? बताना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे सवाल थे, ऐसी विचारधाराएं थी जिन्होंने मुझे रोका। मेरे ही समाज में जब मैंने 10वीं कक्षा पास की तब मुझे कहा गया कि ठीक है, बस लड़की हो, 10वीं तक पढ़ लिया काफ़ी है, आपको चूल्हा चौका ही करना है, रोटी सब्ज़ी बनानी, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं। लेकिन मेरे पापा की एक ज़िद थी कि मुझे आगे पढ़ाना की। हालांकि मेरे पापा का देहांत हो चुका था 2011 में, लेकिन उसके बावजूद मेरा ये सपना था कि मैं 12वीं तो कम से कम पास कर लूँ। तो 12वीं कक्षा पास करने के बाद जब ये कहा गया कि अब ठीक है, अब बहुत हो गया, 10वीं के बाद 2 साल तुम्हें छूट दी, उनका एक ये वर्डिंग होता था कि छूट दी। मैंने कहा ठीक है, इतनी आपने छूट दी, मुझे बस 3 साल की और दे दीजिए। तो मैंने अपने परिवार से कंसल्ट किया कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके जो करता धरता है, आपके बड़े पिताजी आपके ताऊजी हैं, ही इज़ अ सरपंच ऑफ 8 विलेजेस, हमारी कम्युनिटी के 8 गांव के सरपंच हैं मिस्टर श्री बिहारी लाल जी। तो उनके पास मैं गई, मेरे ताऊजी हैं वो सगे, मैं उनको बाबा बुलाती हूँ कि बाबा मुझे जो है अपनी आगे की पढ़ाई करनी है, तो आपकी इजाज़त मैं लेने आई हूँ यहाँ पे। तो उसने कहा कि ठीक है, बताओ लड़के लड़कियाँ सारे एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसे हमारे समाज में नहीं होता। हमारे घर की जो बैन दीकरी हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, बैन दीकरी मीन्स बहू बेटी या बेटी या फिर बहन, ऐसे समाज में पढ़ने के लिए नहीं जाते जहाँ पे लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़े। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, अगर मैं रेगुलर कॉलेज ना करूँ जिसमें हर रोज़ जाना हो, तो मैं ओपन से कर लेती हूँ जिसमें मुझे सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, देख लो आप। तो इतना उनकी बात इतनी से सुनने के बाद मैं घर पे आ गई, मैंने ऑनलाइन अपना एडमिशन करा लिया और जब एग्ज़ाम था मैंने उसी दिन बताया कि ठीक है भाई चलो मुझे छोड़ने, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है एग्ज़ाम, लेकिन उस बीच जो एडमिशन से लेके एग्ज़ाम तक का टाइम था उसमें मुझे बहुत चैलेंज फेस करने पड़े थे। और थर्ड और फाइनल ईयर में और सेकेंड ईयर में सिचुएशन ऐसी भी थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे एडमिशन लेने के। तो मेरे पापा जब एक्सपायर हुए थे, हमारी कम्युनिटी में एक ये है कि जब कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, जिनका देहांत होता है, तो उनके लिए उनके परिजनों को या उनके फैमिली वालों को कुछ रुपए दिए जाते हैं। तो उन रुपयों से मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक लॉकेट बनवाया था जिसको बेचकर मैंने एडमिशन लिया था। तो ये थोड़ा सा जो मानसिक स्थिति थी मेरी उस समय की, वो इतनी ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने सब कुछ नेगलेक्ट कर दिया था कि भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया समाज, मुझे आगे बढ़ना है और इनकी सोच को बदलना है। तो यही सारी चीज़ें फेस करते हुए मैं बहुत ही कम शब्दों में ये बातें बोल गई हूँ, लेकिन जो एक लड़की पे, एक औरत पे जो चीज़ें बीतती है वो शायद ही किसी को बताना चाहेगी। आपकी अपनी ज़बान है गाड़िया लवाड़, तो इस ज़बान में आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ासकर बहू बेटियों को, लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी को मैं अपनी भाषा में ये बताना चाहूँगी, जवाब देना चाहूँगी कि मारी जितनी मोटी बहनियाँ हैं, मारी माया है, उमारी दिक्करियाँ हैं, जितनी अपारी बहन दिक्करियाँ बहू बेटियाँ हैं, उमा हगड़ा ने सबों पहले तो पढ़ावो, उन्होंने मजबूत बनावो ताकि वो दुनिया री आवा वाली हर चुनौती रो सामनो डटी ने करी सके। और एम नहीं होवे कि तम्मा ने क्या ही आपरी बहन दीकरी ने भेजवा हूँ बिल आ गया, उमारे दिमाग में, उमारे शरीर में इतनी मजबूती आत्म में भरी दियो जै हूँ इतना मजबूत हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि हर सवाल रो जवाब उमाने मुख जबानी आवे। और
अपारे समाज में एक ई बात है कि बहन दीकरियां ना आगे पढ़ावे कोई नहीं और पढ़ावे तो उन्होंने पूरी छूट कोई दी नहीं। लिमिट एक हद तक सही लागे है कि तुम रोकथाम करो हो, लेकिन वो उम्मे तक सही कोई होवे है जहाँ हमारे आत्मसम्मान पे बात आ भी जाए तो उन्होंने तुम रोको, लेकिन तुम्हारे लागे कि आ चीज़ सही कोई नहीं तो वो चीज़ करवा हूँ वहाँ वो परिस्थिति में पहुँचे नहीं, वो टाइम पे पहुँचे नहीं, वो पहले जो ने रोकी लियो। लेकिन एक हूँ कह चाह रही छूँ बात कि उन्होंने पढ़ावो आगे बढ़ावो और इतना काबिल बनाई दियो कि दीकरियां हूँ ज़्यादा दिक्करियां रू नाम होवे। दीकरियां तो तुम यही कही दियो है एंड पे कमाई लहे बहन दीकरी पाड़ी लहे, लेकिन बहन दीकरी कैरी कोई कम कोई होवे छे। ओज पेट हूँ दीकरियो जन्मे छे और ओज पेट हूँ दीकरी जन्मे छे तो नजरा में जिद्दी हगना रहे वो बराबर रहे है तो माँ बाप रो या बहन भाई रो कोई कोई बनाने के उन्होंने नज़रअंदाज करे या उमा में कहीं फ़र्क करे। और जितनी लाड़की कैरी बहन कैरी दीकरी होवे है उतनी लाड़की कैरी वहू होवे है कैरी बीवी होवे है। तो तमें हगड़ा ने एक समान अधिकार दियो, उन्होंने पढ़ावो लिखावो आगे बढ़ावो जितू हो सके। और अगर एम छह चीज़ री तुम्हारे मदद चाहिए तो सिंपल आसान तरीका हो तमें स्कूल री मैडम ने कही सको हो, प्रिंसिपल हो बात करी सको हो, नहीं तो तुम्हारे आसपास जो तुम्हारो निगम पार्षद है तुम्हारो जो नेता है उम्मा हो तमें बात करी सको हो। और आप भी बारलिया समाज ढाड़ा है बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीवी रही हाँ, ये कोई नहीं कि आप पे कोई अलग दुनिया हो आप यहाँ या अपा में वो खून कोई नहीं, अपा रू खून कोई अलग रंग रूच है। आप पे ऐस समाज रहा ऐ दुनिया में जीवी रही हाँ, लोग क्या हूँ क्या पहुँचे गया, लेकिन आप एम हाँ कि आप पर ही होचज कोई बदले रही नहीं, ना बहन दीकरी ने लईने होच बदले रही ना कोई समाज ने लईने होच बदले रही। आज ही ईज कह है, आज ही ईज कया करे छे कि कोई बात नहीं आज रहूँ छे आज कमावूँ खावूँ अब लवार जात तो आमज रही रही है, आमज जन्मे ही आमज मरी जाए। किणे कहूँ कि लवार जात आमज जन्मे एती तमें अपारो इतिहास अपारो जो इतिहास है घणो गौरवमय है। ओपे तमें होच विचार करीने देखो कि इतिहास में आपे छू अत्यार मणे अपारी छू स्थिति है ओने बदलवारी जरूरत मणे ए टाइम पे है। अगर 10 वर्ष बाद तमें होचो के ए वारा में होचिया या ये चीज़ ने बदलशिया तो बहुत देर हो जाए। अभी तक जो भी मैंने बताया अपनी गाड़िया लवार भाषा में उसका मैं हिंदी में संक्षिप्त सा विवरण आपको देना चाहूँगी। जैसे कि मैंने कहा है कि हमारी जो बहन बेटी है बहू है उसको भी आप वो ही दर्जा दें जो कि अपने बेटे को अपने हस्बैंड को या अपने पिता को देते हैं। एकमात्र संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगी कि अपनी बहन बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें इतना मजबूत बनाना है हमें आगे जाके कि वो हर चुनौती का अपने सामने आने वाली हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सके, हर सवाल का जवाब वे दे सके। और ऐसा नहीं है कि हमें कहीं भी दबकर रहना पड़ेगा, हम भी इसी दुनिया के नागरिक हैं, इसी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ये नहीं कि हम कोई दूसरी दुनिया से आए या फिर हमारा खून किसी अलग रंग का है। तो इस चीज़ को समझना होगा और इसको अपने व्यवहार में लाना होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है हमारे समाज की वो ये है कि हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण, आपने इतनी सारी हमें बातें बताई और आपके स्ट्रगल को देख करके मुझे एक शेर याद आता है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे किरण से और हमने बात की इनके कबीले के बारे में और कितनी परेशानियों से इन्होंने अपनी गुजर बसर की और अभी भी आज भी धीरे धीरे आराइश की ज़िंदगी के ये भी हकदार हो रहे हैं। धीरे धीरे इनकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही, और क्यों ना आए, जब किरण जैसी लड़कियाँ इस कौम को दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है खुशियाँ तो आएंगी ही आएंगी। तो नाजरीन, हमें दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर आपके सामने आऊँगी इसी तरह की कोई कामयाबी की रुदाद लेकर। कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमान।